बस ये इसकी प्रिडिक्शन। अच्छा, it's very simple to predict, because this is incremental budget. What the government can do is to decide how much increase they have to give. वो 5% देना है या 15% देना है या 25%, बस इतना है। तो इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा वही होगा। अदरवाइज तो ये सारी चीजें फिक्स है। जहाँ पे कोई आपके पास रूम बनता है कि आप लोग वहां पे प्रिडिक्शंस कर सके, जो जहाँ पे मेनोवरिंग कर सको, जहाँ पे आप लोग बजट के साथ कोई प्ले कर सको, वो एक ही चीज है, मार्कअप पेमेंट्स। अब वो लुक, व्हाट वी कैन डिजायर। पेंशन में हमने लास्ट टाइम 1000 बिलियन दिया था, अभी एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से 1135 है। और इसमें हम चाहेंगे कि भाई हमारे जो जिन लोगों ने लाइफ टाइम सर्व किया हुआ है नेशन को, उनको अच्छे बेनिफिट मिल जाए, तो 300-400 बिलियन उनके लिए काफी हो जाएगा। डिफेंस तकरीबन 700 बिलियन इसमें एक्सपेक्टेड है। और आपको पता है कि हमें बहुत टफ किस्म के एनिमी के साथ मीट करना है। तो हम ये चाहेंगे कि 400-500 बिलियन उनको ज्यादा मिल जाए। अच्छा, इसी तरह प्रोवेंशियल ग्रांट्स, वो 4 सूबों को मिलनी है, सब पब्लिक के पास जानी है। ठीक है, तो उसमें हम चाहेंगे कि एक खासा बड़ा चंक उनको मिल जाए, तो हम 1000 बिलियन उनको देना चाहेंगे। एंड सो ऑन। ये हमारी डिजायर विश लिस्ट हो सकती है। अब ये विश लिस्ट सारी की सारी दिस कैन बी फुलफिल्ड। और ये कैसे फुलफिल हो सकती है? बाय मेकिंग जस्ट वन एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट कौन सी है? आप मार्कअप पेमेंट को कंट्रोल करो। ठीक है, किस तरह से करो मार्कअप पेमेंट? ये इन लोगों ने किया क्या है हमारे साथ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ भाई। वो पिछली स्लाइड पे हमने 3-4 लोग देखे थे जिनके बारे में हमें डाउट होता है कि शायद ये लोग बजट बना रहे हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये साइलेंट गाय जो आपको नजर आ रहा है ना, तो बजट बनाना इनका काम है भाई। वो जो हमारे बजट में 53% की एलोकेशन है, जिसके अंदर मेनूवरिंग की गुंजाइश भी मौजूद है, तो वो इन साहब का काम है सिर्फ। अब ये करते क्या है, ये जरा ये इसको एनालाइज करें। ये साथ मैंने कुछ आपको समरी दी हुई है। अगर आप ये देखें 2018 में, आपके जिम्मे 2018 का जो अप्रैल था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे जो डोमेस्टिक डेट था, डेट वाज 1600 बिलियन। एंड इन द नेक्स्ट ईयर दिस वाज अप टू 1970, 19,700 बिलियन। अगर आप यहाँ पे देखें कि इस एक साल के दौरान डेट में इंक्रीज कितना हुआ, डेट इज जस्ट 20%। ठीक, लेकिन इसके अगेंस्ट मार्कअप पेमेंट में कितना इंक्रीज किया गया जी? 82%। अब जी, I think there is a connectivity issue with Dr. Atikur Rahman sir. Oh, is there? Okay. सर आप अपना माइक जरा ओपन करें। सर अतीक अपना माइक जरा ओपन करें। यस। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। अच्छा, ओके। ये आपको मैं ये बता रहा था कि
2018 के अप्रैल से 2019 के अप्रैल तक, एक साल में पाकिस्तान के जिम्मे जो डोमेस्टिक डेट है ना, उसमें इंक्रीज हुआ कितना, 20% का। और जबकि मार्कअप पेमेंट में कितना इंक्रीज हो गया, 82%। और ये डिसीजन किसने किया? ये जो साइलेंट गाइस साइड पे पिक्चर में है, इनके प्रेडिसेसर ने, इनसे पहले जो थे उन्होंने किया। अच्छा, अब ये इतना बड़ा, ये बाकी जो बजट हेड की एलोकेशन है उनमें जो चेंज आती है 5% की, 10% की, 15-20 तक आ जाएगी, 82% की यकदम चेंज। ठीक है। तो ये चेंज करने वाले कौन साहब हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, 22, 23, 21 से 22 तक आपके जिम्मे जो डेट था उसमें 11% का इंक्रीज हुआ, मार्कअप पेमेंट में 25% का इंक्रीज हुआ। इसी तरह उसके से नेक्स्ट ईयर में आपका डेट बढ़ता है 28% एंड मार्कअप बढ़ता है 87%। तो ये हमारे साथ हो रहा है भाई। हमारे पैसे, जो टैक्स पेयर मनी है, दैट इज रूटिंग टू द मार्कअप पेमेंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो भाई, अ, अगर ये हमारे ऊपर रहम करें, तो वो जो हमारी इससे पहली स्लाइड पे हमने देखी थी विश लिस्ट, के हमें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो सारी चीजें एट वंस हम कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर ये साहब मेहरबानी फरमा दें। अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो आपके सामने जो समरी है, फ्रॉम 2017 अप टू 2024, ये 7-8 सालों में टोटल जो हमारा डेट इंक्रीज हुआ, डोमेस्टिक डेट, डेट इज 189%। अभी वो गुलाम गौस कह रहा था ना, जितना हमने 65 ईयर्स में एक्यूमुलेट किया, तो इतना हमने जस्ट 5 ईयर्स में कर लिया। तो वो समझिए उसकी ये है कि ये पिछले 5-6-7 सालों में हमने 189% डेट एक्यूमुलेट किया। और इसके अगेंस्ट जो मार्कअप पेमेंट्स हैं, उसमें हमने कितनी एक्यूमुलेशन कर ली, 600%। ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो आप लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ओकेजनली ये करता है कि वो इंक्रीज कर देते हैं जी पॉलिसी रेट को, 5% से 10% कर लो, 10 से 15 कर लो, 15 से 20 कर लो। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर ये जो मार्कअप पेमेंट का बर्डन बढ़ता जाता है। और ये जो डेट एक्यूमुलेशन है ना, डेट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड मार्कअप पेमेंट। हमारे पास जो अदरवाइज कोई बजट डेफिसिट नहीं है, हमारा प्राइमरी बजट इस साल सरप्लस है, बल्कि थोड़ा सरप्लस नहीं, अच्छा खासा सरप्लस है। इस साल हमारा प्राइमरी बजट है 3.5 ट्रिलियन का सरप्लस शो कर रहा है, एंड दैट इज अप टू मार्च। तो जब आप उसके साथ डेटा ऐड करेंगे फर्दर इसका, अगले मंथ्स का, तो ये नंबर और भी ऊपर हो जाएगा। तो हम सरप्लस में हैं, गवर्नमेंट इज इन सरप्लस। लेकिन जितना गवर्नमेंट सरप्लस प्रोड्यूस करती है, स्टेट बैंक इतना ही मार्कअप पेमेंट को बढ़ा देता है, मुड़ के हम फिर वहीं के वहीं रहते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऐसा करता क्यों है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है, मैं शायद साहब ने, डॉक्टर शायद जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, नहीं? और अभी वो कर लेते हैं ज्वाइन, मैं अभी उनसे दोबारा रब्ता करता हूँ। अच्छा, अभी तो आपको मेरी कहानी वो सुनेंगे नहीं, फिर फायदा क्या है? डॉक्टर इसहाक भट्टी साहब भी आपको लाट्रोब से, ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं आपको। अली कमाल साहब भी हैं, और काफी हमारे और सीनियर अच्छा, लोग भी हैं, सुन रहे हैं आपको। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, लेकिन जिनको सुनाना था ना, आपने उनको गायब कर दिया है। वो आ रहे हैं सर अपने। तो वो मेरी कहानी सुनने के से महरूम रह जाएंगे, फिर फायदा क्या है? एनीवे, रिकॉर्डिंग उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। जी सर। अब जो भी है, चलो। बाकी इतने ग्रेट ऑडियंस पे थे, तो मुझे यकीनन कंप्लीट करना चाहिए और बहुत अच्छे मैनर में कोशिश करनी चाहिए। एनीवे, अब इशू क्या है? एसपीपी कहता है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट को एडजस्ट करें। अच्छा, एक बात है कि सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी 100% फंक्शनल है, तो तब भी क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें अपना 53% बजट कंज्यूम कर लेना चाहिए?
क्या हम ये नहीं कर सकते कि यही 53% बजट हम लगा के प्रोडक्शन को इतना इनहेंस करवा दें कि लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ जाए और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन को दो साइड से कंट्रोल किया जा सकता है ना, इन्फ्लेशन को सप्लाई साइड को इनहेंस करके भी और डिमांड साइड को कर्ब करके। तो डिमांड साइड को कर्ब करना लाजमी है, क्या हम सप्लाई साइड पे फोकस नहीं कर सकते? और फिर अजीब बात यह है कि बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें एसबीपी ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इन्फ्लेशन कास्ट पुश है। और कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जो ये बताती हो कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन को आप लोग डिमांड मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बावजूद स्टेट बैंक जो है वो डिमांड चैनल यूज कर रहा होता है। अच्छा, मैं अगली स्लाइड आपको दिखाऊं। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज अलार्मिंग एज वेल। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये हाईलाइट जो किया हुआ है, ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन रिमेन्ड ब्रॉड बेस्ड विद फूड continuing to contribute more than half to overall inflation। यानी मीन्स के सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइवर जो इन्फ्लेशन का, ये जुलाई 2023 की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो ये बता रही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइवर इन्फ्लेशन का था फूड इन्फ्लेशन। अब जरा ये एज्यूम करें हम कर रहे हैं डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट क्या होती है? हम ये कहते हैं कि भाई डिमांड, आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो ताकि डिमांड कम हो जाए, और उस डिमांड के कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या हमें फूड इन्फ्लेशन के साथ भी ऐसा करना चाहिए? ये हम फूड की डिमांड कम करवा दें, लोगों 3 रोटियां ना खाओ जी, 2 रोटियां खाओ, ठीक है। वो जो जिस जिन जिन मिथ्स के हम मजाक उड़ाते हैं, वो असल में वो उस तरह से नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि भाई आप जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो, डिमांड कम होगी किसकी? फूड की। फूड की डिमांड कम होगी, लोग जो है 2 पराठे नहीं खाएंगे, एक खाएंगे, और उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। मुझे ये बताओ, ये कोई ह्यूमन टाइप की पॉलिसी है? कोई इंसान इस पॉलिसी को सपोर्ट कर सकता है? मुझे ये बताएं जरा। सॉरी, आई एम यूजिंग वेरी हार्श वर्ड, लेकिन मुझे अ, बताएं कि क्या ये पॉलिसी किसी तरह भी जस्टिफाइड है? और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मैं यहाँ पे आपको एक और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। ये मार्च 23 की है, इसमें भी इसी का उन्होंने मेंशन किया है कि फूड इन्फ्लेशन इज द मेजर ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगेन उन्होंने क्या किया है, इस महीने में भी 300%, 300 बेसिस पॉइंट, यानी उन्होंने बढ़ा दिया किसको? इंटरेस्ट रेट को। मुझे ये बताओ किस मकसद के लिए? ताकि फूड की डिमांड कम हो। इज इट मेकिंग सेंस? अब एक्चुअली क्या इस इन्फ्लेशन कंट्रोल होता भी है या नहीं? ये देखो, ये आपके सामने ग्राफ है इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कहीं पे आपको कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नजर आता है कि भाई आप इंटरेस्ट रेट को अप करें तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाए, ठीक है। आ, और इस बारे में स्टिग्लिट्स क्या कहता है? स्टिग्लिट्स का मैं आपको ये बताऊं कि एक तो उसने खुद से नोबेल प्राइज विन किया इकोनॉमिक्स में, और एक वो आईपीसीसी रिपोर्ट के लीड ऑथर्स में से है। तो ये है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। उस पैनल का ये भी पार्ट था, और इस पैनल को 2007 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इसका मतलब है इसका दो पीस प्राइजेज, दो दो नोबेल प्राइजेज में शेयर है। स्टिग्लिट्स क्या कहता है कि इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। जैसे ऑयल प्राइस है ना, जब ये बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको डिमांड मैनेजमेंट से कंट्रोल करना चाहें तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दें कि ग्लोबल डिमांड ऑयल की वो कम हो जाए। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की इकानमी वो टोटल ग्लोबल इकानमी के 0.5% से कम है, इट्स जस्ट 0.4%। तो सपोज हम अपनी पूरी इकानमी को शट डाउन कर देते हैं, तो क्या ख्याल है आपका, वो ग्लोबल जो डिमांड है ऑयल की उस पर कितना फर्क पड़ जाएगा? तो हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, हम जब कर ही नहीं सकते तो फिर हम जो डिमांड मैनेजमेंट करते किस लिए? अच्छा, और दूसरी बात ये कि आ, ये पेपर जो है एसबीपी रिसर्च बुलेटिन में मौजूद है, और आज भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड दिस इज रिटन बाय जेसिस फिलिप,
ये बंदा जो है ये आईएमएफ का कोई स्टाफ मेंबर था। अब ये क्या कह रहे हैं, आई शो दैट देयर इज नो ओवरवेलमिंग एम्पिरिकल एविडेंस दैट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। मतलब जो जस्टिफिकेशन होती है ना, जो पॉलिसी स्टेट बैंक यूज कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब ये साहब कहते हैं कि इस चीज की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे ये बताएं, ये जो 9,000 बिलियन का हमारे ऊपर डेट, बल्कि 10,000 बिलियन का हमारे ऊपर जो बर्डन डाला हुआ है, इस बर्डन की क्या जस्टिफिकेशन बनती है फिर? ठीक। तो इन माय व्यू, बल्कि ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि देयर इज नो एवेल्युएशन रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी शायद हसन साहब ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई, इज देयर एनी एवेल्युएशन रिपोर्ट दैट इज टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और जितने पेपर इस वक्त स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं वो सारे, उनमें से कोई भी डिमांड चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन को फेवर नहीं करता। उसके बावजूद स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी जारी रखे हुए है। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये चाहते हैं कि इकानमी वर्क करे, तो उसके लिए क्या करना होगा? बजट मेकिंग की पावर या तो गवर्नमेंट को दे दें, या जिसके पास बजट मेकिंग की पावर है उसको अकाउंटेबल बनाएं। अब ये अजीब बात है कि बजट मेकिंग की पावर, सीधी सीधी बात है भाई, 53% ऑफ द बजट वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट कौन डिसाइड करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, तो वो बना देना बजट। गवर्नमेंट तो माइनॉरिटी 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 को डिटरमिन कर रही है ना। तो जब ये बना रहे हैं तो इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, इनको क्वेश्चनेबल होना चाहिए, इनको पार्लियामेंट कमेटीज के सामने भी आना चाहिए, इनको पब्लिक के सामने भी आना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो फिर मेरे नजदीक कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो बजट है हमारा, वो एंटी डेवलपमेंट बजट है। यहाँ पे अली कमाल साहब मेरे ख्याल में मौजूद हैं और हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, तो मैं एक बात मेंशन कर दूं। आ, वो ये कि आ, जो आपके डिमांड मैनेजमेंट टूल है ना, ये बेसिकली कहता है कि भाई आप लोग चूज करोगे किसको, या तो प्राइस स्टेबिलिटी को, या ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। अब जो ग्रोथ है वो भी एसडीजी का हिस्सा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एसडीजी का हिस्सा है। तो हमने उनको ये कहा कि भाई दीज आर नो प्रायोरिटी। अभी जो एसडीपी नया एक्ट है ना, उसके मुताबिक उसमें एक्सप्लिसिटली ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट का तस्करा ही नहीं है। ठीक है। तस्करा किसका मौजूद है? सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी का। तो हमने प्रैक्टिकली क्या किया, वो चीजें जो एसडीजीज का हिस्सा है उनको हमने प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, टर्शरी भी नहीं, उनको हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन करना ही गवारा नहीं किया। और उसके बजाय हम प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो मतलब हम एसडीजीज पे जो हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, उनको हमने साइडलाइन करके, तो हम प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस करें। और प्राइस स्टेबिलिटी का नतीजा क्या होता है? इस पे इसकी जो कन्वेंशनल इसकी थ्योरी है, अगर हम उस पर फोकस करें उसका मतलब क्या होगा? ग्रोथ को भी खराब करें, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को भी खराब करें। तो हम खुद से एंटी डेवलपमेंट पॉलिसी अपना रहे हैं, तो इसका नतीजा वही होगा जो हमें नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. थैंक यू। Sir, we have a question from Dr. Muhammad Ali Kamal. Thank you, sir, for joining us. Sir, please. थैंक यू। क्वेश्चन क्या करना है मैंने अतीक साहब से। मैंने अभी देखा ग्रुप में बजट डिबेट इज गोइंग ऑन, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक्स अरीबा, आप मेरी उस्ताद मोहतरम की साहबजादी भी हैं। एंड Thank you, sir. थैंक Thank यू। you. थैंक यू। मैं आपके हस्बैंड को जीजी कहता होता हूँ, तो मैं अभी भी जीजी कहूंगा। सो थैंक यू जीजी। अच्छा, ब्रावो अतीक, डॉक्टर अतीक साहब। बड़ा मजा आता है। आपने अपनी चाहे लोग के 1.5 इंच की मस्जिद है, 2 इंच की है, 3 इंच की है, आपने बनाई हुई है बस। मुझे बड़ा मजा आता है। यू यू स्पोक वेरी, स्पोक फ्रॉम द हार्ट, स्पीक, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द हार्ट।
और एक आपने अपनी साइड ली हुई है, चाहे लोग माने या ना माने जो भी है, बट आप अपने उस पे आर्गुमेंट के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जी, अपने अपने हिसाब से मुत्तफिक हैं कि जी है। अम, दो तीन बातें करूंगा। नंबर वन, अतीक साहब ने फरमाया सप्लाई साइड के ऊपर अतर मकसूद साहब का पेपर है 2023 का। इट ऑलवेज से कि जी ये वीक रिलेशनशिप है या इनसिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज अतीक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दी। एंड इंटरेस्ट रेट स्मॉल इकोनॉमीज के अंदर, जो स्टिग्लिट्स ने भी कहा और बहुत सारे और लोग भी करते रहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है। दो, वी आर राइट नाउ दी 40th टॉप मोस्ट इकोनॉमीज आफ्टर द रीसेंट कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। हम 411 बिलियन डॉलर्स पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट, जब जिस तरह भी आप कहे। सो अब हम बहुत छोटे भी नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स। सो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड मैनेजमेंट, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। बट देयर इज ए मोर बेटर या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देन सप्लाई साइड ऑन द डिमांड साइड। तो डिमांड साइड के ऊपर कोई ना कोई चैनल जो है वो चल जाता है। आई एम ऑल्सो प्रोपोनेंट ऑफ डिमांड साइड मॉनेटरी पॉलिसी की। इंटरेस्ट रेट से आप कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारों को पता है कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इन्फ्लेशन ऊपर गया था। कोर इन्फ्लेशन वाज लिटिल अंडर दैट, और एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से दोबारा से गया। अभी भी जो इन्फ्लेशन कम हुआ है वो फूड और इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स है या नॉन पेरिशेबल आइटम्स है। अगर आप देखें तो सितंबर 2023 तक खास तौर पे बिल्कुल ऊपर तक इन्फ्लेशन जाता रहा, बल्कि मई 2024 शायद या 2023, तो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर तक गया, उसके बाद डाउनवर्ड शुरू हो गया। तो एक इनर्शिया भी होता है जिसको हम बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं कभी कभी, कि अब नीचे आना शुरू हुआ है तो नीचे ही आता जा रहा है, जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो ऊपर ही जाता जा रहा है। तो व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स एट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, स्टेट बैंक, या जो भी मॉनेटरिस्ट कह लें या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को जानते हैं, दे ऑलवेज से कि देयर इज अ मल्टीपल राउंड इम्पैक्ट। अगर आज 10% इन्फ्लेशन ऊपर गया है और 10% प्रोडक्ट से इन्फ्लेशन ऊपर गया है, तो बाकी 90% का भी जाएगा। और वो चाहे 9 राउंड्स में जाए या 10 राउंड्स में जाए या 11 राउंड्स में जाए या 3 राउंड्स में जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन या मार्केट टू मार्केट, कि वो कैसे अपनी रेजिलियंस शो करते हैं। क्योंकि वो जो 10% प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फ्लेशन गया है, तो वो भी किसी ने खरीदनी है। अगर वो ऐसी अशिया है या ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको आम बंदा खरीद रहा होता है, तो वो फिर अपनी इनकम भी इंक्रीज करता है। तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड जो हमारा 33% या इससे भी ज्यादा ओवरऑल सर्विसेज के अंदर आता है, उसकी प्राइसेस बढ़नी शुरू कर देती हैं। आटे की प्राइसेस बढ़नी शुरू कर देंगी, मैन्युफैक्चरिंग की प्राइसेस बढ़नी शुरू कर देंगी, वेजेस लोग ज्यादा मांगना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन बाकी जो जो सेक्टर्स हैं उनका भी इंक्रीज करता है। तो उसकी डिमांड मैनेजमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर किया जाता है, एज पर एज जिस तरह हम मॉनिटर्स व्यू कह लें या मैक्रो व्यू कह लें। बाकी स्टिग्लिट्स भाई ने, स्टिग्लिट्स अंकल ने खास तौर पे जिस तरह कहा है, वो ठीक है, स्मॉल इकोनॉमीज के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा टूल नहीं है, लेकिन 22% कर देना और उसके बाद 11% ले आना, हमारा अभी जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है फिर डबल से भी ज्यादा हो गया। तो लोगों ने दोबारा से लोन उठाना शुरू कर दिया फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत छोटी सी है हमारी, और वो जब लोन उठाना शुरू करती है तो उससे भी फिर इन्फ्लेशन डिमांड साइड से इंक्रीज करता है। तो उसको कम करने के लिए, कहीं वो ज्यादा ना हो जाए, तो हम डिमांड साइड की पॉलिसीज लेकर आते हैं। बाकी मैं ब्रावो अगेन अतीक साहब, आप अपने कमेंट पे अड़े होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरीबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच सर। यकीनन सर, आजकल जिन लोगों को नहीं पता, ये सर अली कमाल हमारे पाइड में हमारे टीचर थे। और आजकल माशाल्लाह ये जो हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव की मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो एसडीजीज का जो यूनिट है उसके हेड हैं। और इसी वजह से सर अतीक ने एसडीजीज का जिक्र किया तो सर भी थोड़े जज्बाती हो गए। नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया है। एसडीजी से मैं हट गया हूँ पिछले 10-12 दिन पहले।
अब तो अच्छा मैं एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ, कोर इकोनॉमिक्स में। सो आई एम वेरी ओह हैप्पी। सर बहुत शुक्रिया सर। जी रीबा, डॉक्टर रीबा प्लीज। First of all, thank you so much, sir, both of you, Sir Dr. Ateek and Sir Dr. Kamal, for your views. Rather, a very bold perspective. It is always quite enlightening to hear from both of you. And, sir, please accept my congratulations on your new role. Wish you all the best for it. Moving on to our next speaker, I hope that the um, uh, the presentation, the insights that Dr. Ateek has shared, particularly on the analysis of the monetary insights, which would have been very enlightening for our fourth guest as well, who is from the State Bank of Pakistan, will be responding to his concerns, and particularly how he related to the perspectives by Stiglitz, and it was really insightful to hear about all that. So now I would like to welcome Professor Dr. Samina Khalil. She has served as former director of EERC Karachi. Madam, without taking any more time, from your perspective, how you see budget 2025 to 26 ensuring long-term economic growth for Pakistan. Particularly, we are looking forward for the policy recommendations which you would propose for the optimal resource allocation. Over to you, ma'am. Thank you. Ma'am, you are on mute. मैम अपना माइक जरा ओपन। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीबा और डॉक्टर गुलाम गौस। आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे उस सेशन में इनवाइट किया है जहाँ पे डॉक्टर गुलाम गौस और डॉक्टर अतीक जैसे माशाल्लाह जायंट्स जो हैं वो बैठे हैं। मैं तो इसमें जो है अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह इनकी जो एक ग्रिप है खास तौर पे बजट और फिस्कल साइड पे हमारी इकोनॉमी के, वो माशाल्लाह वो बड़ी स्ट्रांग है। तो मेरा तारुफ में ये भी कहा गया कि मैं जो है वो कोई एडवाइजर रह चुकी हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो वो एडवाइजरी कमेटी ने जो है कभी कोई मीटिंग कॉल नहीं की और ना बुलाया। तो लिहाजा ये तो खामखा का एक टाइटल लगा हुआ है। लेटर उन्होंने जरूर भेज दिया था, बट आई नेवर गॉट दी had any kind of chance of even looking at the prime minister in the office. तो बहरहाल ये है कि पहले लेट मी कन्फेस द आउटसाइड दैट आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन budgetary issues, definitely not, but as an economist जाहिर है कि कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध तो है। कोशिश होती है कि चीज़ों को समझा जाए, कुछ जो है एज इकोनॉमिस्ट होने का कुछ एहसास भी दिलाया जाए कि भाई हमने कुछ काम किया है, कोई रिसर्च भी की है। तो बहरहाल देखिए, ये बजट के बारे में जब भी कोई डिस्कशन हम करें तो हमें जैसे पता है कि नेशनल बजट जो है इट्स नॉट ओनली अ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट बट इट्स आल्सो अ वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिक माइलस्टोन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, तीन कॉन्टेक्स्ट इस वक्त बनते हैं इस साल के लिए। एक तो ये करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, और फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के एफर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि उन्होंने किए हैं, और फिर एक वो जो ब्रॉडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट है एग्रीड विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बहरहाल ये है कि मैं तो समझ रही थी शायद डॉक्टर साहब जो हैं वो इसके ऊपर कुछ ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन ये कि बहरहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है कि भाई ये जो इनका रोल है आईएमएफ का, ये किस हद तक जो है वो जायज है। सो मैं कुछ ऐसी गुजारिशात करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा रोबस्ट टेक्निकल काइंड ऑफ विद ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये प्रेजेंटेशंस थी, डॉक्टर गुलाम गौस की भी और वेरी रिस्पेक्टेड हमारे डॉक्टर साहब की भी। तो इसमें मैं तो ये समझती हूँ कि जो बजट 2025 का
जो इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा किया गया है, it has added actually significance given the substantial shift in the fiscal direction which is needed by both the domestic as well as the global pressures. ये तो हम सब महसूस कर रहे हैं कि अब ये प्रेशर्स जो हैं वो काफी हद तक सामने आ गए हैं. So the government is expected, as I been going through the government side of budget and the figures that have been published very recently. So the government is expected to announce a total expenditure of outlay of rupees 16.9 to be very precise trillions, and marking a significant 10.6% or rupees 2 trillion reduction from the original budgeted amount of rupees 18.9 trillion in the previous fiscal year. तो ये एक लगता है कि ये कट है काफी बड़ा. So although we have achieved a degree of stability, we all know that इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और इसको क्लेम भी किया गया है. तो अब मेरा तो एक हम्बल सबमिशन ये है कि अब हमें जो है our progress must be through vigorous growth which should be driven by the exports rather than import oriented strategies. So the basic ingredients for this transition, it must be very clearly defined by the government. So therefore, the budget theme, it should focus on creating a balance between stability and also the economic growth. So this is my first humble submission. So, or also addressing the consequences of import-oriented growth while highlighting the benefits of exports and the services-led growth. So therefore, the economic and fiscal reforms, it should be framed in a manner that it puts the economy on the path of steady growth. ग्रोथ की हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन ग्रोथ जब तक सस्टेनेबल ऐसे मेजर्स ना लिए जाएं कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाए फ्यूचर में, मेरा ख्याल है कि फिर ये हर साल ये एक ही एक्सरसाइज होगी जिसमें ग्रोथ कहीं पीछे रह जाएगा और फिर बाकी दूसरी चीजें उसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है इम्पोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ काइंड ऑफ अ थिंग वुड बी रिपीटेड. अच्छा जी. तो फिजिकल साइड के ऊपर तो जो है वो आप लोगों ने हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया है. आई एम सॉरी डॉक्टर अरीबा और डॉक्टर गुलाम गौस के मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं तैयार कर सकी, लेकिन मैं बस थोड़ी सी मैं फिजिकल साइड पे जो बात करना चाहूँगी वो ये है कि एक जो रिडक्शन इन दी प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं, but I think it reflects a marked improvement in the government's fiscal discipline, probably, and is a result of substantial decline in the markup payments on public debt, जो कि हुआ है पिछले एक साल में. So the anticipated cut in debt servicing cost from budgeted rupees like 9.8 trillion to rupees 8.5 trillion. I think it is largely due to the halving of the central bank's benchmark interest rate from 22% in June of the fiscal year 2023-24 to 11%, which is the current figure. So the move is widely interpreted as a strategic reprioritization. It has been reprioritized from interest-heavy fiscal architecture to a more development-oriented financial framework. And I hope that this is what I'm saying is going to be realized, and it would be what I'm expecting. It should be like this. अच्छा जी. तो एक इसके अलावा मैं जो और बात करना चाहती हूँ वो ये है कि एक तो ये कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है टू ऑफरिंग रिलीफ टू दी सैलरीड class. This is one of the anticipated, I think, bright spots of the 2025 budget. So the proposal, I'm sure it includes the reduction of super tax rates and lowering of the income tax brackets for middle income earners and the rationalizations of the personal tax burden. तो इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि इस बजट में the upcoming budget, it is also expected to introduce revenue generating measures, which includes the imposition of 3% goods and services tax on the petroleum products,
and the expansion of the income tax net to include retailers. I think it's going to be for the first time that this is going to happen. The retailers and the wholesalers, they are going to be included in the net tax net, and the withdrawal of the exemptions from the federally and provincially administered tribal areas. ये एक बड़ी important measure होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा इस टैक्स में। और इसके अलावा मैम हमारे पास इस जो है सेशन का लेस देन 1 मिनट है। जैसे ये सेशन एंड होगा हम दोबारा, अगर उसी से ज्वाइन हो गया तो ठीक, नहीं तो हम नया लिंक फौरी शेयर कर देंगे। प्लीज हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा सर। अच्छा, मैंने जी मैम। कोशिश तो की थी कि मैं जल्दी जल्दी कुछ और बात कर लेती, नहीं नहीं लेकिन अब मैम, आप करिए, हमारे पास एक सेशन और है पूरा, कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा, हमने चलिए ठीक। क्वेश्चन भी लेने हैं लोगों